हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, एक बार हम लोग फिर से आ चुके हैं। वीडियो में थोड़ी सी डिले हुई थी 3 4 5 दिन की, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी भी सही नहीं चल रही है ना। कोल्ड एंड कफ की वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। और अब थोड़ा सा जैसे मुझे रिलीफ हुआ है, मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नौ मार्क्सवाद को लेकर के। तो नौ मार्क्सवाद को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी है ना। तो जैसे कि नौ मार्क्सवाद क्या है, नौ मार्क्सवाद की कितनी ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो नौ मार्क्सवाद बेसिकली अगर हम बात करें नौ मार्क्सवाद को, तो नौ मार्क्सवाद जो है ये युवा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। पहला पॉइंट आपका, युवा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है, विचारों से प्रभावित है। जैसे कि जो युवा मार्क्स ने जो बुक लिखी थी, इकोनॉमिक एंड फिलोसफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, 1844 में जो बुक लिखी गई, उस बुक से नौ मार्क्सवादी प्रभावित हैं। अब नौ मार्क्सवाद में हमें पढ़ना क्या है। नौ मार्क्सवाद में दो ब्रांचेज हैं, ठीक है, दो धाराएं हैं। पहली मानवतावादी धारा, ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रीम है। दूसरी है वैज्ञानिक धारा। कुछ थिंकर्स इस वाली धारा को मानते हैं, इस वाली मानवतावादी विचारधारा को मानते हैं। और कुछ थिंकर्स जैसे लुई अल्थ्यूजर वगैरह, है ना, लुई अल्थ्यूजर, कुछ ऐसे विचारक हैं जो साइंटिफिक अप्रोच को मानते हैं मार्क्स के, जो प्रौढ़ मार्क्स के विचार हैं। यानी ये मानते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र की आइडियोलॉजी को। ठीक है, तो ये वाली विचारधारा युवा मार्क्स के ऊपर आधारित है, और ये वाला प्रौढ़ मार्क्स। ठीक है, तो नौ मार्क्सवाद को हम दो तरीके में बांट के पढ़ेंगे। एक युवा मार्क्स या जो मानवतावादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, दूसरा मार्क्स का वैज्ञानिक विचारधारा। ठीक है, तो मानवतावादी विचारधारा में हम क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें युवा मार्क्स के विचारों को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, इट एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ द यंग मार्क्स। दूसरी तरफ इसमें, इसी में क्या देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इसका, इसमें अलगाववाद पढ़ते हैं, मनोविदलता पढ़ते हैं। मनोविदलता को सिंजोफ्रेनिया बीमारी होती है। फिर परायपन का सिद्धांत पढ़ते हैं इसमें, भौतिक अकेलापन। ठीक है, तो आइसोलेशन, सिंजोफ्रेनिया, थ्योरी ऑफ अलाइनेशन, फिजिकल लोनलीनेस, ये सारी चीज़ें हम क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम मानवतावादी विचारधारा में पढ़ते हैं। यानी कि नौ मार्क्सवाद में ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नौ मार्क्सवाद में ये भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे, दोनों पार्ट नौ मार्क्सवाद में पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि नौ मार्क्सवाद में केवल हम मार्क्स के मानवतावादी विचारधारा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो नौ मार्क्सवाद में हम दोनों चीज़ों को मिला के पढ़ते हैं। बस मेरा बताने का उद्देश्य था कि नौ मार्क्सवाद को दो विचारधाराओं में डिवाइड किया गया है, जिसको हम दो टाइप्स में करके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी तरफ जो वैज्ञानिक विचारधारा को मानने वाले हैं नौ मार्क्सवादी विचारक, इसमें क्या किया गया है, इसमें मानवतावादी विचारधारा को अस्वीकार कर दिया है, जो युवा मार्क्स के विचार थे। ठीक है, ये वाले विचार को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, नकार दिया गया है। फिर इसमें प्रौढ़ मार्क्स के वैज्ञानिक चिंतन को मार्क्सवाद का सार तत्व माना गया है। मैंने आपको क्या बताया कि नौ मार्क्सवाद पढ़ते टाइम आप दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात, नौ मार्क्सवाद में दो धाराएं हैं। पहली मानवतावादी धारा है, जो युवा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। ठीक है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक विचारधारा है, जो प्रौढ़ मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। ठीक है, ये दोनों धाराएं नौ मार्क्सवाद की ही धाराएं हैं। तो हम इनको थोड़ा सा कैटेगराइजेशन करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें हमारे क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि आप इस चीज़ों को कैटेगरी वाइज और थोड़ा सा डिटेल में आप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नौ मार्क्सवाद क्या है, क्या क्या इसकी मान्यताएं हैं, क्या क्या इसके अजम्पन्स हैं न्यू मार्क्सिज्म के। तो इन सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे और आज की वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं न्यू मार्क्सिज्म क्या है। न्यू मार्क्सिज्म, ठीक है, नव मार्क्सवाद समाजवाद की एक ऐसी शाखा है जिसके अनुसार मानव चेतना द्वारा समाजवाद स्थापित होगा। ठीक है, नव मार्क्सवाद क्या है, समाजवाद की ही एक ब्रांच है, कह सकते हैं सोशलिज्म की एक ब्रांच है, जो मानव की चेतना पर ज्यादा बल देती है। ठीक है, किस पर बल देती है, चेतना पर, मानव की चेतना पर बल देती है।
ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका तैयार हुआ। तो आप इस तरीके से पॉइंट्स वाइज अच्छे से क्लियर करें सारी चीज़ों को। फिर आगे देखिए, नव मार्क्सवाद युवा मार्क्स या तरुण मार्क्स से प्रभावित है, अर्थात मार्क्स की पुस्तक जो है आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियां 1844 यानी कि इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स 1844 से क्या है ये प्रभावित हैं। और इसी बुक में क्या दिया गया है, इसी पुस्तक में एकाकीपन, अलगाव का सिद्धांत, विसंबंधन का सिद्धांत, ये सारी बातें इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स में ऑलरेडी दी गई हैं। तो नव मार्क्सवाद युवा मार्क्स से प्रभावित है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आप ऊपर भी ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। ठीक है अब क्वेश्चन उठता है कि सर युवा मार्क्स के क्या क्या विचार थे, है ना। तो युवा मार्क्स के क्या विचार थे, युवा मार्क्स के विचार थे एकाकीपन का विचार दिया, अलगाव का विचार दिया, ठीक है, विसंबंधन का विचार दिया था। तो ये सारे विचार जो हैं युवा मार्क्स के विचार हैं। तो हम कहने का मतलब हम नव मार्क्सवाद में क्या पढ़ते हैं, एकाकीपन का विचार पढ़ते हैं, अलगाव का विचार पढ़ते हैं, विसंबंधन का विचार पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन वही दूसरी तरफ जब हम मार्क्स प्रौढ़ मार्क्स को पढ़ते हैं, ठीक है, मैच्योर मार्क्स को पढ़ते हैं जब हम, तो वहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स के भौतिकवाद को भी पढ़ते हैं। ठीक है, मार्क्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद को नहीं पढ़ते, मार्क्स के वैज्ञानिक विचारधारा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखिए, नव मार्क्सवादी विचारक जो है हीगल की चेतना से भी प्रभावित हैं। तो नव मार्क्सवाद पे कहीं एक चीज का प्रभाव नहीं है, नव मार्क्सवाद में क्या है, हीगल की चेतना भी है, मार्क्स का जो अलगाव का सिद्धांत है वो भी है, मार्क्स का युवा मार्क्स के विचार भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, नव मार्क्सवाद में जुड़ी हुई हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नव मार्क्सवाद उन सिद्धांतों का समूह है जिसमें मार्क्सवाद की बुनियादी मान्यताओं के आधार पर समकालीन विश्व की जटिल परिस्थितियों की समीक्षा की जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मार्क्सवाद क्या है, एक सिद्धांतों का समूह है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ थ्योरीज है ये, ग्रुप्स ऑफ थ्योरीज है ये, विच इज द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आर रिव्यूड द बेसिक अजम्पशंस ऑफ द मार्क्सिज्म, जो मार्क्स की क्या है बुनियादी मान्यताओं पर आधारित है। अब मार्क्स की बुनियादी मान्यताएं क्या क्या थी, अब ये आपके सामने ये भी समझ में आनी चाहिए बातें कि मार्क्स ने बुनियादी मान्यताओं को क्या रखा। मार्क्स की बुनियादी मान्यताएं थी कि पूंजीवाद का विरोध करना, पूंजीवाद का विरोध करना, ठीक है, साम्यवाद की स्थापना, ठीक है, अलगाव से बचना, पूंजीवाद के दुष्प्रभावों का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या थी, मार्क्स के बेसिक एजम्पशंस हैं, ये मार्क्स के बुनियादी आधार थे। तो हम इन्हीं को पढ़ते हैं, मार्क्स के बुनियादी आधार को ही नव मार्क्सवाद में हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि नव मार्क्सवाद आ गया तो मार्क्स के पूरे विचारों को ही नकार दिया। ठीक है, नव मार्क्सवाद जो है मार्क्स के विचारों को एक्सेप्ट करता है, बट मार्क्स के एक विचार को एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो नव मार्क्सवादियों ने मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को नकार दिया है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, ये नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि नव मार्क्सवादियों ने क्या किया है, मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को नकार दिया। ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को नकार दिया, सिद्धांत को नकार दिया। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है, इसको क्या कर दिया है, नव मार्क्सवादियों ने नकार दिया है। नव मार्क्सवादियों ने मार्क्स के वर्ग संघर्ष के विचार को स्वीकार किया है, मार्क्स के वैज्ञानिक व्याख्याओं को भी स्वीकार किया है, और मार्क्स के युवा मार्क्स के विचारों को स्वीकार किया। ठीक है, अब देखिए नव मार्क्सवाद के अंतर्गत समकालीन समाज के विभिन्न स्तरों पर, जैसे आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक स्तरों पर प्रभुत्व और पराधीनता के गूढ़ तरीकों का विश्लेषण किया गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि नव मार्क्सवाद क्या करता है, नव मार्क्सवाद जो है वर्तमान समय में, ठीक है, जैसे मार्क्स ने बताया था पुराने समय में कि पूंजीवाद क्या करता है, पूंजीवाद जो है आधिपत्य को बनाए रखता है। ठीक है, किसको बनाए रखता है, आधिपत्य को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, आधिपत्य को बनाए रखने का काम करता है। लेकिन वही बात क्या कर रहे हैं नव मार्क्सवादी जो है, ठीक है, नव मार्क्सवादी
इसी बात को वर्तमान समय में कह रहे हैं कि कैसे आर्थिक संरचनाएं, कैसे राजनीतिक संरचनाएं, कैसे सांस्कृतिक संरचनाएं और कैसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव, ठीक है, ये सारी चीजें मिलके व्यक्ति को फिर गुलाम बना रहे हैं, व्यक्ति को फिर अपनी पराधीनता के जाल में फंसा रहे हैं। तो इस बात की व्याख्या करता है नव मार्क्सवाद। ठीक है, तो नव मार्क्सवाद को जो बेसिकली आधार है वो ये बताना चाह रहा है कि आधार के साथ साथ अधिसंरचनाएं, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि राजनीतिक संरचनाएं कैसी हैं, सांस्कृतिक संरचनाएं कैसी हैं और मनोवैज्ञानिक संरचनाएं कैसी हैं। ये सब संरचनाएं मिलकर वर्तमान समय में क्या कर रही हैं, व्यक्ति को फिर से पराधीन बना रही हैं, व्यक्ति को फिर से गुलाम बना रही हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब पूंजीवाद के दुष्प्रभाव हैं, इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे आज। और देखिए नव मार्क्सवाद में और क्या विचार दिया गया है। नव मार्क्सवाद में मानव की मुक्ति, ह्यूमन इमेंसिपेशन के उपायों पर विचार किया गया है। यानी नव मार्क्सवाद में जैसे मार्क्स ने बोला था, पुराने परंपरागत मार्क्स में क्या बोला था, मार्क्स ने बोला था कि मानव को मुक्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, किससे मुक्ति, पूंजीवादी दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो वैसे ही नव मार्क्सवादियों ने बोला कि मानव को मुक्ति मिलनी चाहिए, किससे, जो पूंजीवादियों ने संरचनाएं बना रखी है। ठीक है, संरचनाएं जो बना रखी है, जैसे आर्थिक संरचनाएं, राजनीतिक संरचनाएं, ठीक है, सांस्कृतिक संरचनाएं, इन सब संरचनाओं के माध्यम से पूंजीवाद क्या करता है, शासक वर्ग जो है वो गरीबों का शोषण लगातार करता रहता है। और इसी शोषण से मुक्ति पाने के लिए, ठीक है, नव मार्क्सवादी क्या कर रहे हैं, इन्हीं संरचनाओं के दमन पर बल दे रहे हैं, इन्हीं संरचनाओं को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो नव मार्क्सवाद का विस्तृत विवेचन कहाँ मिलता है, तो नव मार्क्सवाद का विस्तृत विवेचन हमें देखने को फ्रैंकफर्ट स्कूल में मिलता है। ठीक है, जिसने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आलोचनात्मक सिद्धांत डेवलप किया। अब देखिए फ्रैंकफर्ट स्कूल से क्या निकला है, क्रिटिकल थियरी निकली। ठीक है, अब देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है, क्रिटिकल थियरी क्या है। इन सबको जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम नव मार्क्सवाद के आधार को नहीं समझ पाएंगे। अब देखते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है। फ्रैंकफर्ट स्कूल, ठीक है, वह विचार संप्रदाय, ठीक है, एक फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है, विचारों का संप्रदाय, ठीक है, जो मूलतः 1923 में पश्चिमी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। फ्रैंकफर्ट स्कूल एक विचारों का संप्रदाय है, ठीक है, जो पश्चिमी जर्मनी में, वेस्टर्न जर्मनी में स्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया था, 1923 में। कभी क्वेश्चन आया कि फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना जर्मनी में कब हुई, तो जर्मनी में हुई 1923 में। पूर्वी जर्मनी या पश्चिमी जर्मनी, तो आपको टिक करना है पश्चिमी जर्मनी में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, ये सोशल रिसर्च के लिए बनाया गया था बेसिकली। ठीक है, किसके लिए बनाया गया था, सोशल रिसर्च के रूप में ये बनाया गया था। ये बात आप ध्यान रखना। फ्रैंकफर्ट स्कूल जो बनाया गया था, फ्रैंकफर्ट स्कूल एक सोशल रिसर्च के रूप में बनाया गया था। इसमें तत्कालीन विश्व की परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मार्क्सवादी दृष्टिकोण की सार्थकता पर नए सिरे से विचार किया गया। यानी इसमें देखा गया कि वर्तमान विश्व की परिस्थितियां क्या हो रही हैं, वर्तमान टाइम में करेंटली जो वर्ल्ड की सिचुएशन क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। तो अब इस दृष्टिकोण के आधार पर मार्क्स को हम कैसे पढ़ें, मार्क्स के विचारों को हम कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों का विश्लेषण करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए नव मार्क्सवाद आता है। नव मार्क्सवाद का आधार फ्रैंकफर्ट स्कूल को दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रैंकफर्ट स्कूल तो आ चुका, लेकिन फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है वो, फ्रैंकफर्ट स्कूल जैसे ही जर्मनी में आता है तो जर्मनी में प्रभाव किसका है इस टाइम पे, जर्मनी में जैसे हिटलर आता है। ठीक है, हिटलर के आने के बाद इस संस्थान को कहाँ पे निकाल दिया जाता है, इस देश से। ठीक है, क्योंकि हिटलर का उद्देश्य था कि आलोचनाओं को बंद करो। ठीक है, हिटलर कहता था सोचो मत, करो केवल। ठीक है, तो हिटलर के टाइम में किसी भी विचारधारा को पनपने का अधिकार नहीं था, केवल एक ही विचारधारा थी, वो कौन सी थी, फांसीवादी विचारधारा। ठीक है, अब देखिए फ्रैंकफर्ट स्कूल ग्रामसी के विचारों पर आधारित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फ्रैंकफर्ट स्कूल पे किसका प्रभाव है, ग्रामसी का प्रभाव है। ठीक है, ग्रामसी कैसे विचारक हैं, तो ग्रामसी नव मार्क्सवादी विचारक हैं। अभी हम ग्रामसी को आगे पढ़ेंगे,
अच्छे से पढ़ेंगे, मैप के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए 1923 में इसकी स्थापना हुई थी फ्रैंकफर्ट स्कूल की, लेकिन जैसे ही जर्मनी में हिटलर का आगमन होता है, हिटलर के आने के बाद क्या हो जाता है, इस फ्रैंकफर्ट स्कूल से इस फ्रैंकफर्ट स्कूल को क्या किया जाता है, जर्मनी से बाहर निकाल दिया जाता है और 1933 में इसे न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। इसको अमेरिका भेज दिया गया। फिर हिटलर की जैसे जैसे हिटलर के शासन का अंत होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है 1953 में ये फिर फ्रैंकफर्ट में वापस आ जाता है ये स्कूल। तो इसकी ये कहानी है फ्रैंकफर्ट स्कूल की। फ्रैंकफर्ट स्कूल की कहानी अगर समझे तो 1923 में बनता है ये, और 1923 में बनने के बाद 1933 में क्या होता है, ये 1933 में जर्मनी में हिटलर आता है। हिटलर के आने के बाद ये अमेरिका चला जाता है 1933 में। फिर 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसे ही हिटलर का अंत होता है वैसे ही फिर 1953 में क्या होता है, फिर जर्मनी में ये फ्रैंकफर्ट स्कूल वापस आ जाता है। तो इसकी ये हिस्ट्री रही है। अब फ्रैंकफर्ट स्कूल के कुछ सदस्य रहे हैं जैसे थियोडोर एडोर्नो, मैक्स हर्खाइमर, एरिक फ्रॉम, हर्बर्ट मार्क्यूजे, यूर्गेन हैबरमास। तो ये सारे थिंकर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। एरिक फ्रॉम, हर्बर्ट मार्क्यूजे, वन डायमेंशनल मैन, इनकी बुक है वन डायमेंशनल मैन, एक विमीय मानव, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से अभी एनालाइज करेंगे। अभी हमने देखा फ्रैंकफर्ट स्कूल। अब हम देखते हैं क्रिटिकल थ्योरी क्या है, ठीक है। क्रिटिकल थियरी क्या है, आलोचनात्मक सिद्धांत क्या है। आलोचनात्मक सिद्धांत क्या है, मार्क्सवाद की एक प्रमुख शाखा है, अ मेजर ब्रांच ऑफ न्यू मार्क्सिज्म, ठीक है। मार्क्सवाद की एक प्रमुख शाखा है। इसके अंतर्गत क्या क्या बातें होती हैं, इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन की संरचना पर विचार किया जाता है और उसमें पैदा होने वाली विकृतियों का पता लगाने के लिए अपेक्षित विश्लेषणात्मक और नीति शास्त्रीय मानदंड निर्धारित किए जाते हैं। यानी नव मार्क्सवाद क्या है, सामाजिक जीवन की एक संरचना पर क्या करता है, ये विचार करता है कि समाज की संरचना कैसी है। क्या यह संरचना आधिपत्य को तो नहीं बढ़ा रही है, क्या यह संरचना, क्या यह स्ट्रक्चर हेजीमनी को आगे तो नहीं बढ़ा रही है, क्या इस संरचना से गरीब वर्गों का शोषण तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी इसी संरचनाओं का पता लगाने के लिए नव मार्क्सवाद का उदय होता है। नव मार्क्सवाद का काम यही है कि संरचनाओं पर ज्यादा बल देना, ठीक है, संरचनाओं पर बल देना, स्ट्रक्चर्स पर क्या करता है, ये फोकस करता है और यह पता लगाता है कि स्ट्रक्चर्स, संरचनाएं कैसे व्यक्तियों के शोषण का कारण है, पूंजीपतियों की वैधता को कैसे ये वैलिडेट करते हैं और किस किस माध्यम से, संरचनाओं के कैसे कैसे तरीकों से जो पूंजीपति होते हैं, जो शासक वर्ग होते हैं, ठीक है, वो कैसे संरचनाओं का सहारा लेकर के व्यक्तियों का शोषण करते रहते हैं, गरीबों का शोषण करते रहते हैं। तो ये सारी चीजों का हम नव मार्क्सवाद में पढ़ते हैं। अब देखिए आलोचनात्मक सिद्धांत निकला कहां से, तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से निकला हुआ है, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई, फ्रैंकफर्ट स्कूल, क्रिटिकल थियरी, ये सारी चीजें हमने देख लिया। और अब हम देखेंगे कि नव मार्क्सवादी विचारक जो है वो किन किन बातों पर बल देंगे, किन किन चीज़ों पर वो एम्फेसाइज करते हैं, किन किन चीज़ों पर वो ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो इस ये पढ़ने के बाद हम एक एक करके फिर अलग अलग जो थिंकर्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। अपनी स्टडी में सारी चीज़ों को हम समराइज करते हुए चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब देखिए नव मार्क्सवादी क्या है, एक तो मार्क्स के वर्ग संघर्ष और हीगल की चेतना संबंधी विचारों से ये प्रभावित है। अब देखिए नव मार्क्सवादियों के ऊपर दो चीजों का प्रभाव है, एक तो हीगल की चेतना का प्रभाव है, ठीक है। हीगल की चेतना जैसे कि एरिक फ्रॉम, ठीक है, एरिक फ्रॉम ऐसे थिंकर्स हैं जो हीगल की चेतना से प्रभावित है। बाकी और बहुत सारे थिंकर्स हैं ऐसे जो मार्क्स के वर्ग संघर्ष पर बल देते हैं। लेकिन अगर नव मार्क्सवादियों की बात की जाए तो नव मार्क्सवादियों में जितने विचारक हैं, ठीक है, उन्होंने या तो मार्क्स के वर्ग संघर्ष को एक्सेप्ट किया है या तो हीगल की चेतना को, ठीक है। तो नव मार्क्सवादी जितने भी विचारक हैं उन्होंने वर्ग संघर्ष और हीगल की चेतना संबंधी विचारों से क्या है वो प्रभावित रहे, उनके ऊपर हीगल का प्रभाव है, हीगल की चेतना का प्रभाव है
और मार्क्स के वर्ग संघर्ष का प्रभाव है। वर्ग संघर्ष का मतलब है कि एक अमीर वर्ग, दूसरा गरीब वर्ग, एक पूंजीपति, दूसरा सर्वहारा वर्ग, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में वर्ग संघर्ष होगा, हमेशा ये चलता रहेगा। तो दोनों सारी बातों को स्टडी करते हैं नव मार्क्सवादी। अब देखते हैं आगे। नव मार्क्सवाद 1923 में जर्मनी में स्थापित फ्रैंकफर्ट स्कूल की देन है, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की देन है नव मार्क्सवाद, ठीक है। फ्रैंकफर्ट स्कूल से क्या निकला हुआ है? नियो मार्क्सिज्म। फ्रैंकफर्ट स्कूल कब बना? 1923 में। कहाँ बना? जर्मनी में, या फिर कह लें पश्चिमी जर्मनी में, ठीक है। पूर्वी जर्मनी नहीं बल्कि पश्चिमी जर्मनी में 1923 बना, ठीक है। जो 1933 में कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वहां पे जर्मनी में हिटलर आ गया था। और 1953 में फिर क्या होता है? जैसे ही 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, वैसे ही फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, फिर फ्रैंकफर्ट स्कूल को कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है? जर्मनी में। यह सभी प्रकार के शोषण का विरोध करते हैं। कौन? नव मार्क्सवादी। हम नव मार्क्सवाद तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नव मार्क्सवाद किन किन बातों पर बल दे रहे हैं? तो बल इस बात पर भी दे रहे हैं कि सभी प्रकार के ये शोषण का विरोध कर रहे हैं। दे अपोज ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? नियो मार्क्सिज्म का। नियो मार्क्सिज्म ऑल टाइप्स का क्या करता है? वो एक्सप्लॉयटेशन का अपोजिट करता है, अपोज करता है, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरी बात क्या है, नव मार्क्सवाद की क्या खास विशेषता है? यह भौतिकवादी संस्कृति की आलोचना करते हुए आलोचनात्मक सिद्धांत या प्रति संस्कृति पर ये बल देते हैं, ठीक है। इट क्रिटिसाइजेस मटेरियलिस्टिक कल्चर एंड emphasizes critical theory और काउंटर कल्चर, ठीक है। एक तो यह भौतिकवादी संस्कृति की आलोचना करता है। भौतिकवादी संस्कृति की आलोचना करने का मतलब कहता है कि भौतिकवादी, ठीक है, भौतिकवाद या पूंजीवाद ने, ठीक है, पूंजीवाद ने क्या किया है? पूंजीवाद ने मनुष्य की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है, ठीक है। पूंजीवाद ने मनुष्य की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है, मनुष्य की, व्यक्ति की क्रिएटिविटी को समाप्त कर दिया है पूंजीवाद ने, ठीक है। वह क्या हो चुका है? वह वन डायमेंशनल हो चुका है मनुष्य। इसीलिए क्या कर रहे हैं? नव मार्क्सवादी भौतिकवादी संस्कृति की आलोचना करते हैं और कह रहे हैं कि प्रति संस्कृति पर ये, काउंटर कल्चर पर ये बल देते हैं, ठीक है। और देखिए आगे, नव मार्क्सवादी क्या कह रहे हैं? यह प्रकृति और नैतिकता के समर्थक हैं, ठीक है। यह कह रहे हैं कि व्यक्ति जो प्रकृति से जुड़ा हुआ था पहले, व्यक्ति जो पहले समाज से जुड़ा हुआ था, ठीक है, वह अब क्या हो चुका है? टूट चुका है, प्रकृति से अलग हो चुका है, समाज से अलग हो चुका है। क्यों अलग हो चुका है? क्योंकि पूंजीवाद आ चुका है। पूंजीवाद के दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति की प्रकृति से जो जुड़ाव थी वो खत्म हो चुकी है। व्यक्ति अब अलग हो चुका है, व्यक्ति के अंदर अब अलगाव की भावनाएं आ चुकी है, ठीक है। अब व्यक्ति की नैतिकताएं मर चुकी हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अब समाज में एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वह भौतिक वस्तुओं के पीछे पड़ा हुआ है और वह एक ही डायमेंशनल में, एक ही दिशा में क्या करता है? वह सोचता रहता है। वह कौन सी दिशा है? वह है भौतिक वस्तुओं की पूर्ति, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। और वह प्रकृति से क्या हो चुका है? कट चुका है। व्यक्ति समाज से कट चुका है, व्यक्ति प्रकृति से कट चुका है, व्यक्ति राज्य से कट चुका है। यहाँ तक कि मार्क्स कहता है कि व्यक्ति अपने आप से भी क्या हो चुका है? अलग हो चुका है, ठीक है। तो जो नव मार्क्सवादी कहते हैं, नव मार्क्सवादी कह रहे हैं व्यक्ति प्रकृति और नैतिकता का समर्थन करता है कि व्यक्तियों को प्रकृति और नैतिकता से जुड़े रहना चाहिए। व्यक्ति नहीं जुड़ पा रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है पूंजीवाद, ठीक है। पूंजीवाद के कारण व्यक्ति भौतिकता के पीछे पड़ चुका है और उसकी जो सृजनात्मक शक्ति थी, ठीक है, जो उसके नए नए इनोवेशंस थे व्यक्तियों के, वो इनोवेशन समाप्त हो चुके हैं। अब केवल एक ही दिशा में वो सोच सकता है, वो है भौतिक वस्तुओं की पूर्ति, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह मार्क्स के वर्ग संघर्ष का समर्थन और ऐतिहासिक भौतिकवाद की आलोचना करता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि नव मार्क्सवाद ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, नेट में आया हुआ है। तो पीजीटी में भी आएगा, बीपीएससी में भी आएगा, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आएगा। ऐसा नहीं कि एक नेट में आया हुआ है तो क्वेश्चन आगे नहीं आएगा, ठीक है। नव मार्क्सवादी क्या करते हैं? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन मान लीजिएगा कि नव मार्क्सवादियों ने
क्लास स्ट्रगल को सपोर्ट किया है या इसका अपोजिट किया है? तो क्लास स्ट्रगल को क्या किया इन्होंने? सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है इसको, ठीक है। और ये लोग किसकी क्रिटिसाइज करते हैं? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, ठीक है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद की नव मार्क्सवादियों ने क्या की है? आलोचना की है, बिल्कुल बात सही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन अपना तैयार करते जाएं, ये सब नेट में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैंने जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं, या तो ये 1990 से लेकर के 2011 तक के जो यूपीएससी के क्वेश्चन होते थे, ठीक है, यूपीएससी के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन होते थे, ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे आए हुए हैं क्वेश्चन, और ये सारे पॉइंट्स मैंने नेट से भी लिए हैं। नेट का मतलब कि नेट के क्वेश्चन से लिए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैंने नेट के क्वेश्चन से एनालाइज करके लिया कि मार्क्स नौ मार्क्सवाद की और क्या क्या मान्यताएं हैं। तो इन सब बातों को हमने अच्छे तरीके से एनालाइज किया है, जिसकी वजह से आपको ये पता चल सके कि नेट में कैसा क्वेश्चन पूछता है, पीजीटी में कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जो व्यक्ति जिन लोगों ने यूथ कॉम्पिटिशन की बुक ले ली है, जिसमें 11,000 या 13,000 जो भी क्वेश्चन हैं, वो लोग अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उनको मेरे वीडियो से ज़रूर फ़ायदा मिल रहा होगा। अगर वो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके 100% क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन उनके गलत हो जा रहे होंगे। क्यों गलत हो रहे होंगे? क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से नहीं सीखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, नव मार्क्सवादी क्या करते हैं? यह मार्क्स के वर्ग संघर्ष को स्वीकार करते हैं और किसको नकारते हैं? ऐतिहासिक भौतिकवाद ऐतिहासिक भौतिकवाद को नकार देते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझना है, चाहे आप इसको समझ लें, चाहे आप रट लें, चाहे जैसे भी करके आप इसको, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ नव मार्क्सवादी विचारक हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें ग्रामसी हैं, हर्बर्ट मार्क्यूजे हैं, इन्होंने वन डायमेंशनल मैन बुक लिखी, ठीक है। हैबरमास है, एडोर्नो है, हरखाइमर है, एरिक फ्रॉम है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है। लुई अल्थ्यूजर हैं, संरचनावादी विचारक हैं। जॉर्ज ल्यूकास हैं, इनकी बुक है हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्सियसनेस करके ऐसी बुक है, ठीक है। जीन पॉल सार्त्र हैं, संरचनावादी विचारक हैं, अस्तित्ववादी भी हैं ये, ठीक है। फिर हमजा अलवी हैं, ये पाकिस्तानी थिंकर्स थे, पाकिस्तान के हैं ये, बट ये अमेरिका में जाके रहने लगे, ठीक है। तो इन्होंने जो विचार दिया है, राष्ट्रवाद के ऊपर विचार दिया है, राष्ट्र में एकता कैसे आई, ठीक है, राष्ट्र में एकता का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों पर हमजा अलवी ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाने का मेरा रीज़न ये होगा कि ज़्यादा वीडियो लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आप लोग इसको देखते नहीं हो। तो अब चलते हैं थोड़ा सा हम अगले पॉइंट्स की तरफ, एंटोनियो ग्राम्सी को देखते हैं, ठीक है। चाहे आप ग्राम्सी बोल लीजिए, चाहे ग्रामस्की बोल लीजिए, सारी बातें एक है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे थिंकर्स को यहाँ पे, जितने भी नव मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, जितने भी नव मार्क्सवादी विचारक हैं, इनको हम अच्छे से यहाँ पे एनालाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि ग्रामसी आपके वेस्टर्न थिंकर में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे है, और आपको बस एक ही थिंकर मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे हम अलग से पढ़ेंगे, फिर वहाँ पे हम ग्रामसी के बारे में, ग्रामसी के क्रांति का विचार पढ़ेंगे। ग्रामसी ने युद्ध की जो संकल्पना दी है, वॉर ऑफ पोजीशन, वॉर ऑफ मैनूवर, ये सब क्या है, ठीक है। ग्रामसी ने आधिपत्य की जो संकल्पनाएं दी हैं, वो सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उतना डिटेल में यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एक नया चैप्टर है ग्रामसी। तो ग्रामसी को जब हमें दोबारा से पढ़ना है तो हम यहाँ पे उतना डिटेल में फिर यहाँ पे इतना एफर्ट नहीं लगाएंगे। बट इतना एफर्ट यहाँ पे, अगर यहाँ पे जितना भी एफर्ट हम यहाँ लगा रहे हैं, जितना भी हम प्रयास यहाँ पे करेंगे, अगर इन प्रयासों को आप यहाँ सीख जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आगे वाले चैप्टर में जब हम ग्रामसी पढ़ेंगे, ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में, तो वहाँ पे आपको ग्रामस्की को अलग से बहुत ज़्यादा रटने की, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको 90% चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करा दी जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं ग्रामसी के विचार। ग्रामसी इटली के नव मार्क्सवादी विचारक हैं। पहली बात आपको ये समझना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि ग्रामसी का संबंध कहाँ से है, तो ये इटालियन थिंकर हैं, ठीक है। संरचनावादी विचारक भी ये हैं। अब देखिए, मूलतः मार्क्सवाद से ये प्रभावित हैं, लेकिन मुसोलिनी ने इनको क्या कर दिया, जेल में पकड़ के डाल दिया, ठीक है। अब जेल में डालने के बाद क्या होता है, ग्रामसी सोचते हैं कि लोग क्या करेंगे, लोग क्रांति कर देंगे, ठीक है, क्रांति करके इस ग्रामस्की को बचा लेंगे, ठीक है। लेकिन
किसी व्यक्ति ने क्रांति नहीं की, कोई भी क्रांति नहीं किया। क्यों क्रांति नहीं किया? क्योंकि मुसोलिनी ने ऐसी संरचनाओं का विकास किया था, ठीक है, ऐसे सुपर स्ट्रक्चर्स का विकास किया था जिसकी वजह से लोगों को क्रांति करने का मौका नहीं मिला, और क्रांति को तुरंत अगर करते भी लोग क्रांति तो उन क्रांतियों को दबा दिया जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, जैसे पुलिस प्रशासन, ठीक है, नागरिक समाज। तो बहुत सारी संरचनाएं ऐसी होती हैं जो क्रांतियों को रोकने के लिए पूंजीवादी या पूंजीपति लोग बनाते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, जिससे कि लोग क्रांति ना कर सकें, ठीक है। तो जब ग्रामसी ने देखा कि लोग किसी ने क्रांति नहीं किया, तो ग्रामसी ने सोचा भाई यार क्रांति क्यों नहीं की तुम लोग। तो ग्रामसी के मन में आया कि केवल आधार यानी केवल भौतिक चीजें ही क्रांति को प्रमोट नहीं करती, बल्कि कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, पूंजीपति कुछ ऐसी संरचनाओं को विकसित करता है जिसकी वजह से सर्वहारा वर्ग, शोषित वर्ग, गरीब वर्ग क्रांति नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को सोचने के बाद क्या होता है, फिर ग्रामसी के विचारों में परिवर्तन आता है धीरे धीरे, ठीक है। अब जो पहले ग्रामसी सोचते थे कि भौतिकवादी विचारों से क्रांति हो सकती है, नहीं, तो इन्होंने बताया कि केवल भौतिक कारक ही नहीं होते महत्वपूर्ण, बल्कि इन्होंने ये पहले मार्क्स के आधार, देखिए यहाँ पे समझिए, पहले ये क्या थे, मार्क्स के आधार यानी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत में विश्वास करते थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमें जेल में डाल दिया हिटलर ने, और ठीक है सॉरी, जब इनको मुसोलिनी ने जेल में डाल दिया तो इनके खिलाफ इनको बचाने के लिए कोई भी नहीं आया, ठीक है। तो अब इनका क्या होता है, यहाँ से मार्क्स के आधार के ऊपर इनका विश्वास टूट जाता है। अब ये अधिसंरचनाओं पर बल दे देते हैं, अधिसंरचनाओं पर बल देने लग जाते हैं। कहते हैं कि आधार महत्वपूर्ण नहीं होता उतना जितना कि अधिसंरचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। अब ये कह रहे हैं अधिसंरचनाओं में क्या होता है, अधिसंरचनाओं में कहते हैं एक नागरिक समाज होता है, एक होता है राजनीतिक समाज, ठीक है। कहते हैं कि ये नागरिक समाज, शासक वर्ग दो समाज बनाता है, एक नागरिक समाज की संरचना बनाता है, एक जो है राजनीतिक समाज। नागरिक समाज में कहता है कि इसमें परिवार को रख देता है, चर्च को रख देता है, स्कूल को रख देता है ना। ये सब क्या है, ये सब वैधता को प्रदान करती हैं, वैधता मूलक संरचनाएं हैं, ठीक है। कैसी संरचनाएं हैं ये सब वैधता मूलक संरचनाएं हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ग्रामसी क्या कह रहे हैं, ग्रामसी कहता है एक आधार होता है, दूसरा क्या होता है अधिसंरचना, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर। अब यही सुपर स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करता है। कहता है एक होता है नागरिक समाज, इस राइटिंग का इश्यू है भाई। एक होता है नागरिक समाज, कहाँ चला गया माउस, ये रहा, ठीक है। एक होता है नागरिक समाज, दूसरा होता है राजनीतिक समाज। अब देखिए नागरिक समाज में ग्रामसी क्या बोलता है, ग्रामसी कहता है नागरिक समाज में क्या होता है, इसमें परिवार आता है, इसमें चर्च आता है, इसमें विद्यालय आते हैं, है ना। ये सारी क्या होती हैं, ये सारी ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनको कौन बनाता है, जिनको पूंजीपति बनाता है, या फिर जिनको शासक वर्ग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि अपनी वैधता, अपने शासन को वैधता प्रदान करने के लिए, ठीक है, अपनी जो उनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको वैलिडेट करने के लिए क्या है। फिर इसी संरचना को क्या बोलता है, इसी को बोलता है ग्रामसी कि ये सब क्या है, ये सब वैधता मूलक संरचनाएं हैं, वैधता मूलक संरचनाएं हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि आप आपके परिवार से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, मोदी जी का विरोध करने चला गया, ठीक है। तो आपके सबसे पहले आपके घर वाले रोकेंगे, अरे कहाँ जा रहा है, पागल हो गया क्या, ठीक है, तो नहीं करना, सरकार हमें क्या कर देगी, दबा देगी। तो सबसे पहले ये सब संरचनाएं इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि व्यक्ति जो है, शोषित जो लोग हैं, जो जिनका शोषण हुआ है, वे सब क्या कर सके, वे सब जो है पूंजीपति या शासक वर्ग का विद्रोह न कर सके, शासक वर्ग के प्रति जो है आंदोलन न कर सके, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होती है, दूसरी तरफ राजनीतिक संरचनाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें पुलिस होता है, जिसमें प्रशासन होता है, ठीक है, जिनमें सेनाएं होती हैं,
ठीक है। इन सबको क्या बोलता है, ये सब, इन सबको ग्रामसी कहता है ये सारी संरचनाएं क्या होती है, राजनीतिक संरचनाएं होती है। इनको वह एक नाम देता है, ये कह रहा है ये बल मूलक संरचनाएं, बल प्रयोग मूलक संरचनाएं होती है, बल प्रयोग मूलक संरचना होती है। ठीक है। ग्रामसी कहता है कि जब ये संरचनाएं, ठीक है, जब वैधता मूलक संरचनाएं फेल हो जाती हैं, ठीक है, तब इन संरचनाओं का शासक वर्ग क्या करता है, प्रयोग करता है। ठीक है। तो ग्रामसी कहता है जो समाज होता है हमारा, समाज को बेसिकली उसने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक समाज में आधार होता है, दूसरी अधिसंरचना होती है। ग्रामसी ने कहा कि आधार उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी की अधिसंरचनाएं हैं। ठीक है। क्योंकि उसने देख लिया, जब उसको मुसोलिनी ने जेल में डाला तो उसने सोचा कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो क्या करेंगे, वे आके पूंजीपति के खिलाफ आंदोलन करेंगे। लेकिन उसने देखा कि नहीं, आधार के आधार पर केवल ये चीज नहीं हो सकती, बल्कि पूंजीपति वर्ग या शासक वर्ग क्या करते हैं, कुछ अधिसंरचनाओं का विकास करते हैं जिनके माध्यम से वे क्या करते हैं, पूंजीपति क्रांति को रोक देते हैं, क्रांति को क्या करते हैं, रोक देते हैं। ठीक है। स्टॉप द रेवोल्यूशन। क्लियर है। अब देखते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। चलिए, ग्रामसी की कुछ बुक्स हैं, इन बुक्स को हम देखते हैं एक एक करके। पहले एक बार हम टाइमिंग देख लेते हैं, हमारा टाइम कितना हुआ, 36 मिनट। ठीक है, अभी पढ़ते हैं थोड़ी देर और आगे। ठीक है। बुक्स, इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है, द प्रिजन नोटबुक। ठीक है, द प्रिजन नोटबुक। अब कभी कभी आप लोग का क्वेश्चन होता है कि सर इस बुक में कौन कौन से सवाल, कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो आप इसको जरूर याद रखें। ठीक है। द प्रिजन नोटबुक जो है ग्रामसी ने कहाँ पे लिखी, जब उसको मुसोलिनी ने जेल में रख दिया था, तो जेल में रहते हुए इसने ये बुक लिखी। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुसोलिनी ने ग्रामसी ने जेल में रहते हुए लिखी, तो ग्रामसी ने जेल में रहकर द प्रिजन नोटबुक लिखी, जिसमें उसने क्या सिद्धांत दिया, प्राधान्य संबंधी या हेजीमनी से रिलेटेड उसने अपने विचार दिए कि शासक वर्ग अपना हेजीमनी कैसे बनाए रखता है। ठीक है। शासक वर्ग अपना प्रभुत्व कैसे बनाए रखता है, प्रभुत्व कैसे बनाए रखता है, इसके बारे में उन्होंने विचार दिया कि प्रभुत्व उसने अधिसंरचनाओं के माध्यम से बनाए रखता है। किसके माध्यम से, सुपर स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बनाए रखता है। ठीक है। फिर इनकी फेमस दूसरी जो बुक है मॉडर्न प्रिंस है। मॉडर्न प्रिंस में इन्होंने साम्यवादी दल प्रिंस की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा, तो साम्यवादी दल के बारे में इन्होंने चर्चा की है अपनी मॉडर्न प्रिंस में। ठीक है। अब देखते हैं ग्रामसी के थोड़े से आइडियाज को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है। अब ग्रामसी समाज को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ों को ये बताते हैं। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसा नहीं कि मैं नेट के लिए पढ़ा रहा हूँ तो ये नेट में ही क्वेश्चन आएंगे। आप अगर बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी आप कॉलेज के एग्ज़ाम, तो अगर आप बीए में हैं तो सारे एग्जाम्स में आपके काम आने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए ग्रामसी क्या बोल रहा है, ग्रामसी ने भी समाज को दो ही पार्ट्स में डिवाइड किया। एक बताया ग्रामसी ने, एक समाज का क्या होता है, आधार होती है, दूसरी अधिसंरचनाएं होती है। ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर होता है और बेस होता है समाज का। ठीक है। आधार क्या होता है, आधार का मतलब है पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली। ठीक है। यानी कि पूंजीवाद जो है ना, जो कैपिटलिज्म है, वो चीज़ों, पूंजी को कैसे निर्माण करता है, यहाँ पे उत्पादन कैसे होता है, उत्पादन का तरीका क्या है, क्या उत्पादन जो है मशीनों के द्वारा हो रहा है, क्या उत्पादन यहाँ पे मजदूरों के द्वारा हो रहा है, या यहाँ पे उत्पादन जो है दासों के द्वारा हो रहा है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे उत्पादन आधार पे, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। फिर दूसरी तरफ वहीं पे ग्रामसी क्या कर रहा है कि अर्थव्यवस्था पर इसने इतना ज़्यादा बल नहीं दिया। ठीक है। आधार पर इसने ज़्यादा बल नहीं दिया, आधार पर ज़्यादा बल किसने दिया, मार्क्स ने दिया था। अब ग्रामसी ज्यादा बल किस पर देता है, अधिसंरचना पर, सुपर स्ट्रक्चर पर ज्यादा। ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर्स को ये ज्यादा प्रमोट करता है, इस पर ज्यादा फोकस करता है। ये कहता है सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या बातें, क्या क्या चीजें आती हैं। ये कह रहा है कानूनी और राजनीतिक ढांचा जो होता है, ठीक है, जो पॉलिटिकल और लीगल फ्रेमवर्क होते हैं, वो क्या होते हैं, सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट्स होते हैं। इसमें धर्म भी आता है, इसमें नैतिक आदर्श भी आते हैं, इसमें सामाजिक प्रथाएं आती है, परंपराएं आती हैं। ये सब क्या है, ये सब अधिसंरचना के पार्ट्स हैं। ठीक है। अब ग्रामसी क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ग्रामसी कह रहा है कि यहाँ पे एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसका कलर चेंज करके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ग्रामसी कह रहा है इसी अधिसंरचना के माध्यम से, ठीक है,
इसी अधिसंरचना के माध्यम से शासक वर्ग क्या करता है, अपने प्रभुत्व को बनाए रखने का काम करता है, अपने डोमिनेंस को क्या करता है, वो शासक वर्ग बनाए रखने का काम करता है। अब फिर ग्रामसी आगे कहता है कि ये जो प्रभुत्व की संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये भी दो टाइप्स में होते हैं, ठीक है। प्रभुत्व की संरचनाएं भी कैसे, कितनी टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। यानी ग्रामसी कहता है कि जो शासक वर्ग होता है वो संरचनाओं का दो तरीके से निर्माण करता है। एक तो पहला कह रहा है कि नागरिक समाज का निर्माण कर देता है, दूसरा राजनीतिक समाज का निर्माण करता है, ठीक है। तो ग्रामसी बताने का कोशिश कर रहा है बेसिकली कि जो संरचनाएं होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की, सुपर स्ट्रक्चर्स दो टाइप्स का, एक नागरिक समाज, दूसरा राजनीतिक समाज। अब नागरिक समाज में क्या क्या आता है, नागरिक समाज में परिवार आता है, शिक्षण संस्थाएं आती हैं, धार्मिक संस्थाएं आती हैं। नेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रामसी के नागरिक समाज में क्या क्या चीजें शामिल है, तो परिवार शामिल है, शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं, ठीक है, स्कूल्स हैं, फैमिली हैं एंड चर्चेज हैं, ठीक है, धार्मिक संस्थाएं। अब इसी नागरिक समाज को क्या बोलता है, वो एक नया नाम देता है, ये कहता है कि यह वैलिडिटी प्रदान करती है, ये वैधता मूलक संरचना है। कभी नेट में ये क्वेश्चन पूछ ले कि ग्रामसी का वैधता मूलक संरचना का संबंध किससे है, चार ऑप्शन देगा, तो ग्रामसी के वैधता मूलक संरचना का संबंध नागरिक समाज से है, ठीक है। तो ये परिवार क्या करता है, परिवार, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, ये सब क्या करती हैं, ये सब शासक वर्ग के प्रभुत्व को क्या करती हैं, वैधता प्रदान करती हैं, वैलिडिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी तरफ कौन सी संरचनाएं होती हैं, दूसरी तरफ ग्रामसी कह रहा है कि राजनीतिक संरचनाएं होती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कभी अगर नागरिक समाज या वैधता मूलक संरचना, ठीक है, ये परिवार, शिक्षण संस्थाएं जो भी हैं, ये अगर फेल हो जाती हैं कभी, ठीक है, अगर ये फेल हो गई कभी, तो इसके लिए उसने एक अलग से सब्स्टिट्यूट बना रखा है। अगर ये संरचनाएं जो हैं, वैधता मूलक संरचनाएं जो फेल हो जाएंगी, तो उसने कहा कि शासक वर्ग क्या करता है, राजनीतिक संरचनाओं का सहारा लेता है, राजनीतिक समाज का सहारा लेता है, या फिर कह लें कि बल प्रयोग मूलक संरचना का सहारा शासक वर्ग लेता है। किस लिए लेता है, शासन को बनाए रखने के लिए अपने, ठीक है। अब राजनीतिक समाज में क्या आता है, राज्य आता है, सेनाएं आती हैं, पुलिस आता है, ठीक है। मार्क्स ने तो इन सब का विरोध किया। मार्क्स ने बोला कि जब साम्यवाद आएगा तो ना तो वहां पे राज्य होगा, ना ही सेनाएं होंगी, ना ही पुलिस होगा, ठीक है। अब राजनीतिक समाज में ये सारी चीजें आती हैं। अब जैसे ही ये परिवार, शिक्षण संस्थाएं, नागरिक समाज, ठीक है, वैधता मूलक संरचनाएं जब क्रांतियों को रोकने में असफल हो जाती हैं, तब ग्रामसी कहता है कि दूसरी संरचना का प्रयोग शासक वर्ग करता है। वह कौन सी संरचना है, वह है बल प्रयोग मूलक संरचना, ठीक है। बल प्रयोग मूलक संरचना का प्रयोग कौन करता है, शासक वर्ग करता है अपने शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है, जिसमें सेनाएं, राज्य और पुलिस प्रशासन, ये सारी चीजें आती हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ग्रामसी कह रहा है कि इन संरचनाओं को समाप्त कैसे किया जाए, ठीक है, कैसे, क्या यहाँ पे सक्रिय क्रांति हो सकती है, क्या यहाँ पे निष्क्रिय क्रांति होगी, कैसी क्रांति के माध्यम से किया जाएगा ये सारी संरचनाओं को समाप्त, ठीक है, शासक वर्ग को या पूंजीवाद को कैसे समाप्त किया जाए। तो ग्रामसी कहता है कि इसके लिए एक क्रांति करनी पड़ेगी, वह क्रांति सक्रिय क्रांति नहीं होगी, बल्कि वह क्रांति निष्क्रिय क्रांति होगी, ठीक है। अब देखिए, अब क्रांति कहाँ पे होगी, तो ग्रामसी कहता है क्रांति जो होगी वो नागरिक समाज में होगी। कहाँ पे क्रांति होगी, सिविल सोसाइटी में क्रांति होगी, नागरिक समाज में होगी। क्यों, क्योंकि नागरिक समाज ही क्या करता है, शासक वर्ग के शासन को वैलिडिटी प्रोवाइड करता है, शासक वर्ग के शासन को यह वैधता प्रदान करता है। अगर इसी वैधता को हम तोड़ दें तो यह राजनीतिक समाज ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, ठीक है। तो देखिए ग्रामसी कहता है कि नागरिक समाज में पहले क्रांति करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं, जैसे यहाँ से पॉइंट्स है ये वाला। ग्रामसी कहता है कि ग्रामसी नागरिक समाज में वैचारिक परिवर्तन का समर्थक है। ग्रामसी कह रहा है कि हमें समाज में क्या करना है, विचारधारा में परिवर्तन लाना है, ठीक है, विचारधारा में क्या करना है, परिवर्तन लाना है। देखिए मार्क्स ने क्या बोला था, मार्क्स ने क्या बोला पहले ये समझ लीजिए थोड़ा सा। मार्क्स ने कहा कि आर्थिक आधार पर क्या करता है, आर्थिक आधार पर ही शासक वर्ग क्या करता है, अर्थव्यवस्था के द्वारा ही समाज में नियंत्रण बनाए रखता है। लेकिन ग्रामसी जैसे नव मार्क्सवादी विचारकों ने बोला कि नहीं, शासक वर्ग केवल आर्थिक आधार पर ही अपनी हेजीमनी को नहीं बनाए रखता, बल्कि उसके बहुत सारे अलग अलग और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे विचारधारा के माध्यम से भी, ठीक है, संस्कृति के माध्यम से भी, भाषा के माध्यम से भी क्या करता है शासक वर्ग
जो है वो अपने आधिपत्य को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए ग्रामसी कहता है कि सबसे पहले नागरिक समाज में क्या करना पड़ेगा, विचारधारा में परिवर्तन लाना पड़ेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि सहमति मूलक संरचना क्या है, नागरिक समाज क्या है, वो कहता है कि नागरिक समाज क्या है, एक सहमति मूलक संरचना है। नागरिक समाज पर बुद्धिजीवियों द्वारा क्या होता है, नियंत्रण होता है। अब देखिए ग्रामसी कहता है कि बुद्धिजीवी क्या करते हैं, नागरिक समाज पर, ये प्रभुत्वशाली वर्ग, पहले देखिए ग्रामसी कहता है कि जो प्रभुत्वशाली, जो शासक वर्ग होता है, ऐसी संरचनाओं का विकास कर देता है जिससे जिससे कि क्या होता है, जिससे कि उसका आधिपत्य बना रहे। ठीक है, लेकिन ग्रामसी आगे बताने की कोशिश कर रहा है कि ग्रामसी कह रहा है कि कुछ शासक वर्ग जो होते हैं, कुछ ऐसे प्रभुत्वशाली वर्ग या ऐसे बुद्धिजीवियों का निर्माण करते हैं जो नागरिक समाज को बनाए रखने का काम करते हैं। जैसे परिवार में क्या हो गया, परिवार में जो बुजुर्ग होता है आपका, जो मुखिया होता है परिवार का, वो क्या करता है, आपको गलत काम करने से या किसी की विद्रोह करने से रोकता है। स्कूल कॉलेजेस क्या हैं, स्कूल कॉलेजेस क्या करते हैं, आपको शासक वर्ग के खिलाफ कोई भी विचारधारा आगे बढ़ने के लिए प्रमोट नहीं करते। धार्मिक संस्थाएं क्या करती हैं, धार्मिक संस्थाएं आपके विचारों को रोकने का काम करती हैं। ठीक है, तो ग्रामसी बताता है कि नागरिक समाज पर कुछ बुद्धिजीवियों का क्या होता है, नियंत्रण होता है, और यही बुद्धिजीवी क्या करते हैं, क्रांति को आगे नहीं बढ़ने देते। ठीक है, लेकिन आगे चल के ग्रामसी कहता है बुद्धिजीवी भी दो टाइप्स के होते हैं, एक परंपरागत बुद्धिजीवी, दूसरे आधुनिक बुद्धिजीवी। ठीक है, तो जो आधुनिक बुद्धिजीवी होंगे वही क्या करेंगे, वही क्रांति करेंगे। क्रांति कहाँ करेंगे, क्रांति जो है वो नागरिक समाज में करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा से वीडियो को देखिए, बार बार पीछे पीछे आगे करके वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि चीज़ें टिपिकल है, नहीं समझ में आ रही हूँ, ये भी हो सकता है कि मेरे बताने का तरीका थोड़ा टिपिकल हो, है ना, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो जो भी आपको आसान लगे, मैं एक बार फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, ग्रामसी क्या क्या बताने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं ग्रामसी। ठीक है, देखिए ग्रामसी क्या बता रहे हैं, ग्रामसी कहते हैं प्रभुत्व की, वो प्रभुत्व की कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं जो प्रभुत्व को बनाए रखने का काम करती है। उस संरचनाओं को दो भागों में बांटा, पहली संरचना नागरिक समाज, दूसरा राजनीतिक समाज। ठीक है, फिर ग्रामसी कहता है कि शासक वर्ग क्या करता है, कुछ बुद्धिजीवियों का निर्माण कर देता है। ठीक है, जो बुद्धिजीवी क्या करते हैं, नागरिक समाज पर अपने नियंत्रण को बनाए रखते हैं, और ये क्या करते हैं, ये किसी भी क्रांति को रोकने का कार्य करते हैं, क्रांति को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, कि गरीब वर्ग जो है कोई भी क्रांति ना करने पाए, इसलिए बुद्धिजीवी क्या करते हैं, समाज पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। ये बुद्धिजीवी कैसे होते हैं, ये बुद्धिजीवी जो होते हैं वो परंपरागत होते हैं, और एक अलग बुद्धिजीवी होते हैं जो आधुनिक बुद्धिजीवी होते हैं। जो आधुनिक बुद्धिजीवी होंगे वो क्या करते हैं, वो क्रांति को समर्थन करेंगे, क्रांति को आगे बढ़ाएंगे। परंपरागत बुद्धिजीवी क्या करते हैं, क्रांति को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो ग्रामसी कह रहा है कि जो शासक वर्ग होगा वो किसको आगे बढ़ाता है, वो परंपरागत बुद्धिजीवियों को आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नागरिक समाज के बारे में क्या कह रहा है ग्रामसी, नागरिक समाज के बारे में कह रहा है कि नागरिक समाज में वैचारिक परिवर्तन जरूरी है। ठीक है, फिर ग्रामसी कह रहा है कि नागरिक समाज क्या है, सहमति मूलक संरचना है। ठीक है, यहाँ पे सबकी सहमति होती है, लोगों ने अपनी सहमति दे रखी है, तभी शासक वर्ग हमारे ऊपर शासन करता चला रहा है। ठीक है, तो नागरिक समाज में बुद्धिजीवियों द्वारा क्या होता है, नियंत्रण होता है। फिर ग्रामसी क्या कह रहा है, नागरिक समाज और क्या है, ग्रामसी कह रहा है नागरिक समाज में क्रांति क्या क्या है, वो समर्थक है। ग्रामसी कहता है क्रांति हमें कहाँ करनी है, तो ये समझना है। ठीक है, ग्रामसी के अनुसार क्रांति कहाँ होनी चाहिए, नागरिक समाज में। ठीक है, क्योंकि ग्रामसी कह रहा है अगर नागरिक समाज में क्रांति हो गई तो फिर क्या होगा, तो पूरा विचार ही, पूरी विचारधारा ही बदल जाएगी, और फिर जो ये राजनीतिक समाज है, ठीक है, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। ठीक है, तो हमें जरूरत कहाँ है क्रांति करने के लिए, जरूरी है कि क्रांति कहाँ हो, नागरिक समाज में हो। ठीक है, क्रांति कहाँ हो, वैधता मूलक संरचना में हो। क्रांति कहाँ हो, परिवार में, शिक्षण संस्थाओं, इन सब में क्रांति हो। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है क्रांति कहाँ होनी चाहिए, नागरिक समाज में होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ग्रामसी के अनुसार क्रांति कहाँ होनी चाहिए, ग्रामसी के अनुसार क्रांति जो है वो नागरिक समाज में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि प्रभुत्वशाली वर्ग नागरिक समाज के द्वारा, राजनीतिक समाज के द्वारा क्या करता है, अपनी शासन को वैलिडिटी प्रदान करने के लिए, अपने शासन को वैधता प्रदान करने के लिए
नागरिक समाज और राजनीतिक समाज का निर्माण करता है जिससे कि वह लगातार शोषण करता रहे। तो इसीलिए ग्रामसी ने बोला कि सबसे पहले हमें नागरिक समाज में क्रांति करनी होगी, नागरिक समाज में आंदोलन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नागरिक समाज ही क्या है, एक ऐसा माध्यम है जिस पर विचारधारा का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब आगे बढ़ते हैं, और नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा से इसको देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब ग्रामसी कहता है क्रांति कैसी होगी नागरिक समाज में, तो नागरिक समाज में क्रांति कैसी की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, अब नागरिक समाज में क्रांति कैसी होगी, निष्क्रिय क्रांति। अब नेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि निष्क्रिय क्रांति का विचार किसने दिया, तो ग्रामसी ने दिया, ठीक है। अब निष्क्रिय क्रांति करेगा कौन, बुद्धिजीवी करेगा। अब यहाँ पे क्या बताया, देखिए अब यहाँ पे हमने यह पढ़ा कि नागरिक समाज में किसका नियंत्रण होता है, बुद्धिजीवियों का नियंत्रण होता है। जब बुद्धिजीवी का नियंत्रण होगा तो ये बुद्धिजीवी क्रांति क्यों करेंगे, ठीक है। तो आगे फिर क्या बोलता है ग्रामसी, ग्रामसी कहता है कि बुद्धिजीवी भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक वे बुद्धिजीवी होते हैं जो शासन को जो शासक की तरफ होते हैं, ठीक है, जो शासक की तरफ होते हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं, पूंजीपतियों को बढ़ावा देते हैं। दूसरी तरफ एक आधुनिक बुद्धिजीवी होते हैं जो क्रांति करते हैं, ठीक है, जो मजदूरों के हितों में काम करते हैं, मजदूरों के हितों के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो क्रांति कैसी होगी, पहली बात क्रांति निष्क्रिय क्रांति होगी, और क्रांति करेगा कौन, क्रांति बुद्धिजीवी वर्ग करेगा, ठीक है। अब बुद्धिजीवी वर्ग को भी इसने दो टाइप्स में बांट दिया, पहला दूसरा, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा एरेज कर देता हूं चीजों को, फिर जिससे कि क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब बुद्धिजीवी भी कितने टाइप्स के होंगे, दो टाइप्स के। यहाँ पे देखिए, एक परंपरागत बुद्धिजीवी पहला, दूसरा है आधुनिक बुद्धिजीवी, ठीक है। अब परंपरागत बुद्धिजीवी में क्या कौन कौन लोग आते हैं, शिक्षक आते हैं, धर्मगुरु आते हैं और कलाकार, ये सब जो है वो परंपरागत बुद्धिजीवी हैं। ये सब क्या करते हैं, इन सब का काम पहले समझ लीजिए, इन सब का काम होता है ये शासक वर्ग के दृष्टिकोण के साथ समझौता कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब जो शासक है, जो शासक है, जो आधिपत्य बना रखा है समाज में, उसकी विचारधारा के ये क्या होते हैं, समर्थक होते हैं, ठीक है। ये पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक होते हैं, ये रूढ़िवाद से जुड़े रहते हैं, ये किसी भी नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये परंपराओं में विश्वास करते हैं, ये प्रथाओं में विश्वास करते हैं। कौन, परंपरागत बुद्धिजीवी, ठीक है। मैं परंपरागत बुद्धिजीवी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। परंपरागत बुद्धिजीवी क्या करते हैं, शासक वर्ग को समर्थन देते हैं, ये परंपराओं में विश्वास करते हैं, ये रीति रिवाजों में विश्वास करते हैं, ये मूल्यों में विश्वास करते हैं, ये वैज्ञानिकता को नकारते हैं, ये क्रांति को नकारते हैं, ठीक है। तो ये परंपरागत बुद्धिजीवियों का काम है। दूसरी तरफ आधुनिक जो बुद्धिजीवी हैं, इनके क्या काम होते हैं, इसमें वे लोग आते हैं जो समाज में परिवर्तन के समर्थक होते हैं, यानी कि जो समाज में क्रांति को प्रमोट करते हैं, जो समाज में पूंजीवादी व्यवस्था के आलोचक हैं, ठीक है, जो मजदूरों के हितों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें ये आधिपत्य के क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। जो आधुनिक संगठित बुद्धिजीवी हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हेजीमनी का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, ये शासक वर्ग की हेजीमनी का विरोध करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें ग्रामसी ने इटली के साम्यवादी दल को संगठित बुद्धिजीवी के रूप में स्वीकार किया। अब आधुनिक बुद्धिजीवी को हम क्या कह सकते हैं, संगठित बुद्धिजीवी भी इसका अलग नाम दे सकते हैं, ठीक है। आधुनिक बुद्धिजीवी आप बोल लीजिए, या मॉडर्न या ऑर्गेनाइज्ड इंटेलेक्चुअल्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसको क्लियर है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे से समझ लें, हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें, जिनका जो भी मीडियम है, मैंने दोनों मीडियम में इसलिए टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है तो दोनों मीडियम में थोड़ा कंटेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आती चीज़ें तो आप इंग्लिश मीडियम में आप पीपीटी भी देख के आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वालों को बिल्कुल हिंदी नहीं आती है ना, हो सकता है जो साउथ के लोग हों उनको नहीं आती हो हिंदी, बाकी नॉर्थ इंडिया के लोगों तो हिंदी तो बिल्कुल फुल हिंदी में गाली देंगे, भले इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ेंगे, है ना, उनकी एक विशेषता होती है। क्योंकि मैंने कॉलेज में जितने बच्चों को अभी तक पढ़ाया है इंग्लिश मीडियम वालों को, वो गाली विशुद्ध हिंदी में देते हैं और पढ़ते हो इंग्लिश मीडियम में, है ना। तो ये सारी बातें, आप ये तो रही हंसी मजाक की बातें, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने, तो ये चीज़ें समझ में आ गई, क्रांति कैसे होगा, क्रांति कौन करेगा, क्रांति जो है बुद्धिजीवी वर्ग ही करेंगे, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग में भी कौन करेगा, आधुनिक बुद्धिजीवी या संगठित बुद्धिजीवी वर्ग क्रांति करेंगे, परंपरागत बुद्धिजीवी क्रांति नहीं करते। अब देखते हैं ग्रामसी के प्राधान्य की संकल्पना क्या है, और ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा वीडियो,
ठीक है, अब अगले पार्ट में हम देखेंगे चीज़ों को, और तब तक के लिए आप लोगों से, अब ये वीडियो नेक्स्ट पार्ट जो है कल आएगा, और आज तो टाइम हो चुका है अभी, और मेरा क्लास का भी टाइम शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अब हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कर दें। और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, प्लीज़ अभी आप लोग कमेंट करके या कॉल करके मुझसे, डायरेक्टली कॉल करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर है 8882868707। ठीक है, ये नंबर है मेरा। और आपको इसी वीडियो के चैनल में वीडियो के लिंक, चैनल का लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, है ना। तो आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कर देंगे। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर वहाँ पे हम ग्रामसी के अलग अलग हेजीमनी के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होंगी, जितनी भी आई होंगी आप नोट्स बनाएं। अभी आप प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है कि आप पीपीटी के लिए अभी ना बोलें, क्योंकि पीपीटी, ये देखिए अभी जो मैंने यहाँ पे साइड में बना रखा है ना, पीपीटी मैंने फुल पेजेस में बना रखे हैं। अगर आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो ये सारे वर्ड्स आपके कट जाएंगे, आप इसकी बाइंडिंग नहीं करा सकते। ठीक है, मैं पीपीटी बना दूंगा, इसको बॉर्डर में कर दूंगा, जिससे कि थोड़ा सा इधर स्पेस छोड़ दूंगा, थोड़ा इधर स्पेस छोड़ दूंगा, बाद में कर दूंगा। बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में ड्यूटी, सॉरी, मेरी कॉलेज में कॉपी मार्किंग में डीयू में ड्यूटी लगी है, तो मैं मार्किंग भी कर रहा हूँ, इस वजह से मेरे पास थोड़ा इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। और जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं थोड़ा प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।